हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के जून 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर लॉ और एचआर मैनेजमेंट का होता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ टॉपिक्स या कह सकते हैं कुछ यूनिट्स पेपर 1 की भी कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स इसी लेबर लॉ के ही कड़ी में हम आज चर्चा करते हैं मानव संसाधन योजना या फिर एचआर प्लानिंग की, कि एचआर प्लानिंग है क्या। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है एचआर मैनेजमेंट की। तो ध्यान से देखिएगा, एक नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रॉपर क्लियर हों। तो बात करते हैं व्हाट इज़ एचआर प्लानिंग। तो एचआर प्लानिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर ऑन द राइट टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और जो एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो दूसरे काम होते हैं, जस्ट लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी प्रोसीजर भी कब हो पाती हैं? केवल तभी कंप्लीट हो पाती हैं या इनिशिएटिव हो पाती हैं केवल आफ्टर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो एचआर प्लानिंग जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का एक सब सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में फ्रेंड्स वे सभी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं जो कि फ्यूचर के लिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को निर्धारित करती हैं। तो इन सभी को देखते हुए फिर एचआर प्लानिंग क्या है? दस द एचआर प्लानिंग इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक मैन पावर प्लानिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। So friends, in simple words, HR planning is understand as the process of forecasting an organization's future demand for and supply of the right type of people in the right number on the right time is called HR planning. देन फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग या रोल ऑफ एचआर प्लानिंग की, कि आखिर एचआर प्लानिंग की नीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है, या एचआर प्लानिंग का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स हम इनको कुछ 8 पॉइंट्स हैं इस तरह से समझते हैं। फर्स्ट पे हम लेते हैं फ्यूचर पर्सनल नीड्स। तो फ्यूचर पर्सनल नीड्स क्या है? फ्यूचर पर्सनल नीड्स है प्लानिंग फॉर फ्यूचर पर्सनल नीड्स। हाँ, पर्सनल नीड्स नहीं है फ्रेंड्स, ये पर्सनल नीड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एचआर मैनेजमेंट, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में कहते हैं कि सरप्लस या डेफिशिएंसी मीन्स कि फ्यूचर पर्सनल नीड्स समझना कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में वहाँ पे या किसी ऑपरेशन के लिए कितने पर्सन्स की नीड होगी, ये ही एचआर प्लानिंग कहलाती है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के स्ट्रेंथ में सरप्लस या डेफिशिएंसी वहाँ के डिफेक्टिव प्लानिंग का नतीजा होती है। अब सरप्लस कैसे? तो हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी ऑपरेशन को लिए या किसी सेक्शन में काम करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 12 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? एक तो जो एचआर मैनेजर है उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। देन 2 लोगों की सैलरी ज़्यादा जा रही है और कोई पर्टिकुलर कोई पक्का उसका वो नहीं होगा, प्लानिंग नहीं है इसका मतलब है। तो क्या हो जाएगा? ये डिफेक्टिव प्लानिंग का ही नतीजा है। इसी तरह से डेफिशिएंसी, तो 10 लोगों की नीड है और अगर 8 ही लोग हैं वहाँ पर, तो काम के लिए खींचतान होगी एम्प्लॉयज़ के बीच में, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उतना क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ से नहीं निकल के आ पाएगा या उतना क्वालिटी आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये भी डिफेक्टिव प्लानिंग का ही नतीजा हुई। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग ही डिफेक्टिव है या ठीक ढंग से नहीं की गई है, तो हमें आउटपुट कैसे अच्छा मिलेगा? और अगर आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा तो हम कस्टमर को क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे? तो ये सभी फिर क्या होगा? वन बाय वन इसके आगे की जितने भी वो फेल्यूअर्स आती जाएंगी। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर पर्सनल नीड्स। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट दैट इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एचआर मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड मेंटेनिंग मस्ट बी मर्ज्ड विद स्ट्रेटजिक
मैनेजमेंट, क्योंकि एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। इसी तरह प्लानिंग भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट हुई। अब उससे नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, तो वो है, या नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोगों को रिक्रूट करना, हायर करना, सिलेक्ट करना और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए मेंटेन करना, इस सब में क्या होता है, जो हाँ, कह सकते हैं कि जो भी पर्सनल्स हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं, वो एक अच्छा खासा हाईली टैलेंटेड वो लोग हो जाते हैं। तो उनको मतलब यही कि क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स। तो इसको हम एक आपको एग्जांपल में बताती हूँ। एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट हुई थी। बाद में उन्होंने क्या किया, क्रॉस बार टेलीफोन्स बनाना स्टार्ट किया। क्रॉस बार टेलीफोन प्रणाली में वो डेवलप हुई वही टेक्नोलॉजी। तो इसको बाद में क्या नाम दिया गया, उसको बाद में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब इतना बड़ा चेंज आया, वो तो अपने ठीक से चल रही थी, लेकिन जब चेंज आया तो क्या हुआ कि बहुत सारे जॉब क्रिएट किए गए और फिर बहुत सारे पीपल को हायर भी किया गया। जबकि क्या था कि क्योंकि वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकर या पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से वर्क कर रहे थे लोग, वो लोग उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, उतने ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं थे, उतने ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिवली उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो लोग जिस तरह जो टेक्नोलॉजी जानते थे, वो तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ही अप्रचलित थी, विलुप्त तो हो गई थी या निरर्थक हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग थी, बहुत ज़्यादा उसके पास बजट भी नहीं था, पुराने लोग ऑलरेडी थे, उन लोगों को सैलरी भी देना था, वो उनको रिट्रेंच नहीं कर पा रही थी कंपनी, और नए लोगों को हायर करना था। तो वहाँ की जो कंपनसेशन पॉलिसी थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर ही नहीं कर पा रही थी। तो कहाँ से, और जो उनके पास अदर, क्योंकि मिस प्लानिंग थी ना, मिस एचआर प्लानिंग थी, तो क्या हो रहा था कि जो वो उनके पास सिविल इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, उनकी वहाँ पे कोई नीड नहीं थी, उनको केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स चाहिए थे। तो क्या हुआ कि और उसके बाद में वो एक तरफ तो उनके पास इंजीनियर्स की बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, और अदर साइड पे देखा जाए तो शॉप फ्लोर लेवल पर वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इन कारणों से जो आईटीआई थे इंजीनियर्स को, आईटीआई कंपनी जो थी, उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को हायर करना बहुत मुश्किल पड़ गया। तो अगर प्रॉपर उन्होंने, आईटीआई कंपनी ने प्रॉपर एचआर प्लानिंग की होती, तो शायद उनको इस जो बहुत ही मिस प्लानिंग वाली सिचुएशन कह सकते हैं, और एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, उस समय हम समझ सकते हैं कि कितना एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद में, इतना सारा खर्च करने के बाद में, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेल हो जाना, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का फेल हो जाना कितना कह सकते दुखदायक रहता है। तो अगर आईटीआई पहले से ही एचआर प्लानिंग ढंग से की होती, आईटीआई कंपनी ने उसको समझ के कि हमें आगे किस तरह से डेवलप करना है, आगे हम कैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो उसको इस सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ता। तो क्या क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल, मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको इजीली समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी कि एक विभाग में पर्सनल्स या कह सकते हैं वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, जबकि दूसरे विभाग में कम है, और जहाँ पर वही है कि राइट टाइप के पीपल्स नहीं है, अगर राइट टाइप के और राइट नंबर में नहीं है, तो फिर वो मिस प्लानिंग ही होगी। और ये जो एचआर प्लानिंग है, वो किसी भी एचआर मैनेजमेंट की फ़र्स्ट स्टेप कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप होती है। तो अगर यही मिसकंडक्ट होती है, यही ठीक से नहीं हो पाती है, तो आगे के पूरे एग्जीक्यूशन जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। देन फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़। तो किसी भी बिज़नेस को इंटरनेशनली एक्सपेंशन करने के लिए जो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, सिंपल एचआर प्लानिंग पर डिपेंड करेंगी। तो द डिपार्टमेंट्स एबिलिटी टू फिल की जॉब्स,
with foreign national and the reassignment of employees from within or across national borders is a major challenge facing international बिजनेस। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जो डिपार्टमेंट, जो एचआर प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो उसके पास उतने पर्सनल होने चाहिए कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का भारत से बाहर अमेरिका में भी कोई बिजनेस है, एक ब्रांच है, तो वहाँ पर उसके पास इतने स्किल्ड और इतने नॉलेजेबल और इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, और इस तरह से मतलब जाने के लिए भी वो रेडी रहें, इस तरह के पर्सन्स होना चाहिए कि जब भी वो उसको नीड हो वहाँ पर, तो वो यहाँ से भी लोगों को भेज सके, या वहाँ से भी उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर हमें नीड पड़ती है तो हम वहाँ से, मान लीजिए अमेरिका से, तो अमेरिका से भी लोग हायर कर सकेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और ग्लोबल ऑपरेशन के लिए एचआर प्लानिंग की नीड और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी अभी मतलब ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एचआर प्लानिंग की नीड एज वेल एज हो ही गई है। देन फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एचआर प्लानिंग जो है सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस लिए करती है? फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल फंक्शन। तो ये क्या है? पर्सनल फंक्शंस क्या हैं? तो ये फंक्शंस हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, पर्सनल मूवमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एटसेट्रा। तो जो एचआर प्लानिंग क्या होता है? तो वो सारी एसेंशियल रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, या पर्सनल मूवमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से, डेवलपमेंट से, रेम्यूनरेशन के लिए, सब के लिए एसेंशियल डिज़ाइन एसेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है एचआर मैनेजमेंट को। देन आया है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल असेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी हम इस बात के बारे में बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना तो ईंटों से बनता है, बिल्डिंग्स से बनता है, ना ही मोटर्स से बनता है, ना ही मशीनरीज से बनता है, ना ही कह सकते हैं इन्वेंट्री से। मान लीजिए बहुत सारी मशीनें या जितना भी जिस भी चीज़ का आउटपुट करना, जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना, उसकी मशीनें सारी लग गई हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आपके पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को यूज़ करने के लिए, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव। तो अभी क्या हो रहा है, अब जो पर्सन्स होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो वो बहुत ही ईजीली, पहले की टेंडेंसी क्या होती थी फ्रेंड्स कि वो जो एम्प्लॉयज़ होते थे या वर्कर्स हैं, वो कहीं भी इधर उधर मूव करने में या स्विच ऑफ करने में, शिफ्ट करने में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। और अब क्या है कि थोड़ी सी भी अच्छी एचआर पॉलिसीज़ हुई तो एम्प्लॉय वहाँ चला जाएगा, थोड़ी अच्छी सैलरी मिली तो एम्प्लॉय वहाँ चला जाएगा। तो इन चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए, चेंज को और मूव को रेजिस्ट करने के लिए भी एक प्रॉपर और एक अच्छी एचआर प्लानिंग की नीड होती है। इसी के अलावा लास्ट पॉइंट है यूनाइट द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर। तो एचआर प्लानिंग क्या करती है? एचआर प्लानिंग पूरे कह सकते हैं सारे मैनेजमेंट्स के जितने भी मैनेजर्स हैं ना, उन सब के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। एचआर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ ऑल मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, जो आपको अच्छा भी लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।